नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो देश का एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक संस्थान है। उसमें आप MSc मैथमेटिक्स या मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में MSc के लिए एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसके लिए क्या क्या न्यूनतम योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए और एग्जाम होता है इसका, उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स MSc में, सिलेबस क्या है, पिछले की जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। और अभी जैसा माहौल चल रहा है कि किसी ने पढ़ाई करी है, किसी ने पढ़ाई नहीं करी है, तो सब लोग सोच रहे हैं कि मैं इसकी तैयारी करूं, तो क्या अभी भी अपन इसकी तैयारी करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं क्या? ये संपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में देखेंगे, एक एक करके सभी इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर जानकारी प्राप्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात, तो बहुत से लोगों के मैसेज यही आ रहे हैं कि इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं कि नहीं। अभी तक किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, किसी, ये भी एक BHU भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी भी MSc एंट्रेंस के फॉर्म नहीं आए। जो सबसे पहले आते हैं वो BHU के और CUCT के ही आते हैं। तो आप इसलिए घबराएं नहीं, अब एग्जाम तो होना ही है, हो सकता है थोड़ा डिले हो रहा है कोविड की वजह से, तो अभी आप घर पर रहें आराम से, सभी अपने घर वालों का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। और जैसे ही आप इसकी तैयारी है वो कैसे कर सकते हैं, और तो किसी भी एग्जाम को मतलब प्रिपरेशन करने के लिए अपन को पहले पता होना चाहिए कि उसका आधारभूत ढांचा क्या है, अपन जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसकी क्या क्या खासियत है, कि अपन किस किस तथ्यों पे ध्यान रखें तो अपना नंबर आ सकता है, किस किस चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है। तो ये सब बात अपन इसकी एक एक पॉइंट से कैसे अपन चेक करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ सीट, सिलेबस, सारे एक एक करके सबको देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें BHU PAT की। तो जैसे जो BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो ये NIRF रैंकिंग जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंक फ्रेमवर्क जारी करता है, 2018 में इसकी NIRF रैंक 3rd थी BHU की, जो कि ये प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक संस्थान है। तो इसमें पहले क्या होता था कि जो MSc मैथ्स और जो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, इन दोनों का एक ही एग्जाम हुआ करता था, पर अब इसका क्या कंबाइंड एग्जाम होता है, एक ही एग्जाम होता है, अलग अलग होता था पहले, तो अब एक होने लग गया। तो इसके बाद क्या होता है कि जब भी आप इसके फॉर्म आते हैं उस फॉर्म में आपको फिल करना पड़ता है कि आप दोनों चॉइस चूज कर दो, और आपके नंबर के आधार पर काउंसलिंग होती है, उसके बेसिस पे आपको किसी में भी एडमिशन जिसमें लेना हो तो उसमें आपको मिल सकता है। तो अपन देखेंगे कि कितने नंबर होने चाहिए जिसमें आपको ये मिल जाए या मैथ्स एंड कंप्यूटिंग मिल जाए। जहां तक थोड़ा सा कि मैथ्स एंड कंप्यूटिंग की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहती है मैथ्स के मुकाबले, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट्स है वो कम है, मैथ कंप्यूटिंग में, मैथमेटिक्स में ज़्यादा है। तो अब अपन इसकी बात करें एलिजिबिलिटी आपके पास क्या होना चाहिए। तो जैसे BHU का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ऐसा है कि जो BHU वाले हैं वो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग को स्पेशल कोर्स के नाम से जानते हैं, कि इसको ये स्पेशल कोर्स में इंक्लूड करते हैं। और जो अपना मैथ्स वाला है, MSc इन मैथ्स है, इसको ये लोग जनरल कोर्स बोल रहे हैं, यानी कि ये जनरल कोर्स है और ये स्पेशल कोर्स है। तो स्पेशल कोर्स में कुछ अलग फीस लगती है, मैथ्स वाले में कुछ अलग लगती है, पर मिनिमम एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपके पास जो बैचलर डिग्री है 10+2+3 स्ट्रीम पैटर्न होना चाहिए, और आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। अब 50%, अगर आप मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में जा रहे हैं तो आप अगर ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके सिर्फ और सिर्फ मैथ्स या साइंस के जो सब्जेक्ट है उसी के ही मार्क्स जुड़ेंगे, वो 50% एग्रीगेट होने चाहिए। अगर आप बैचलर इन आर्ट्स हैं, आर्ट्स में भी मैथ्स होता है, अगर वहाँ से हैं तो आपके जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है, जैसे कि आप जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेने जा रहे हैं उसके 50% होने चाहिए, बाकी में आप सिर्फ पासिंग मार्क्स होना चाहिए। ऐसा ही इसमें है, जो क्योंकि ये इसको जनरल कोर्स मानते हैं मैथ्स में, ये तो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग के लिए था और ये मैथ्स के लिए। पर अब इसमें ऐसा है कि आप अगर एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, जैसे आप BHU का एंट्रेंस, जिसको अपन PET बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो PET BHU का होता है, BHU PET, उसमें भी क्या है, ये तो आपकी ग्रेजुएशन की मिनिमम एलिजिबिलिटी है, पर अगर आपने BHU का एंट्रेंस टेस्ट दिया उसमें आपके लिए पास क्या है, उसमें से लिखा हुआ है कि अगर जो भी जनरल और OBC के कैंडिडेट है, नॉट लेस देन 35% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द टॉपर ऑफ द कंसर्न कैटेगरी इन द कंसर्न एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जो टॉपर आता है उसके 35% मार्क्स से कम आपके नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब कि आप इतने मार्क्स तो ले ही आएंगे एंट्रेंस टेस्ट में कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी का जो मार्क्स का सिनेरियो है इसको, वो तो आप क्वालिफाई कर देंगे। पर उसमें लिखा है कि आप टॉपर के जितने मार्क्स आते हैं उसके 35%, यानी कि टॉपर और आपके बीच में 15% का ही होना चाहिए, 35%, क्योंकि लगभग 50% पे टॉपर इस पे आ जाता है। तो ये इसके कहने का मतलब कि टॉप 15% में आप आना चाहिए, और यही बात SC ST के लिए वो 25% है। अब इसके ये तो क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया कि आपको एंट्रेंस देने के लिए आपकी ग्रेजुएशन में 50% तो एटलीस्ट होने चाहिए। अगर आप ऑनर्स के हैं तो आपके जो साइंस के सब्जेक्ट है उसमें एग्रीगेट 50 होने चाहिए, और अगर आप नॉर्मल BSc या BA के स्टूडेंट हैं तो आपके 50% जो रिक्वायर्डिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन इसकी एग्जाम का पैटर्न, कि इसके एग्जाम का क्या पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न की अगर अपन बात करें, पहले क्या होता था, पहले इसमें दोनों के अलग अलग पेपर होते थे 450 मार्क्स के, यानी कि 150 क्वेश्चन आते थे और आपको 150 ही मिनट मिलते थे। पर अब क्या हो गया, अब आपको 360 मार्क्स का पेपर होता है और 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 मिनट का ही आपको टाइम मिलता है।
अब इसमें क्या होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर नेगेटिव करते हैं तो -1 एक नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। तो 120 क्वेश्चन आते हैं 120 मिनट, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि पेपर का जो लेवल है वो इतना टफ नहीं होता है। पेपर इतना हार्ड नहीं आता कि आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। पेपर का लेवल है क्योंकि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है, 1 मिनट एक क्वेश्चन करना है, और वो भी आप बीएससी जैसे सब्जेक्ट्स में जैसे मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे तो है नहीं कि लाभ हानि दूरी चाल के समय के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप 1 मिनट में जल्दी से कर देंगे। तो थोड़ा सा आपको इसकी तैयारी करने में क्या दिक्कत आती है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, वो भी अपन देखेंगे। तो यहाँ से अपन को एक आइडिया मिल गया कि 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 मिनट का अपने पास टाइम होता है। एक क्वेश्चन को आप करने के लिए 1 मिनट का टाइम मिलता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड भी नहीं बोल सकते और एकदम इजी पेपर भी नहीं आएगा। पर आप देखेंगे जितने भी एमएससी एंट्रेंस होते हैं उन सब में इजी पेपर बीएचयू का ही आता है, क्योंकि जैसे सीयूसीटी का भी कुछ लोग बोलते हैं कि इजी आता है, पर सीयूसीटी में थोड़ा सा एक मैटर ये करता है कि उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़ा जनरल एप्टीट्यूड टाइप के आते हैं, तो वो सबके लिए सेम हो जाते हैं, उसमें सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं रहता है। तो अब वहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, या आप थोड़ा 25% में ज़्यादा कर लेते हैं तो आप बैलेंस कर लेते हैं। पर यहाँ पे क्या 120 है, तो उसके 120 में से अब सबसे सोचने वाली बात ये कि 120 पूरे में से 100 क्वेश्चन करें, कितने करें वो भी अपन देखेंगे। पर अभी तो आपको इतना ही आइडिया ध्यान रखना है कि 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट का टाइम मिलता है अपने को, और एक क्वेश्चन की मार्किंग 3 है और रॉन्ग होने पे -1 नेगेटिव मार्किंग है। अब आगे अपन बात करें इसके नंबर ऑफ सीट्स की, जो कि जानना बहुत जरूरी है। सीट्स का क्या सिस्टम है, सीट्स के लिए बात करें तो जो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग वाला सिस्टम है उसमें क्या है कि उसमें टोटल 49 सीट है, और इसके कोर्स का कोड है 711 इसका कोर्स कोड है, और 49 सीट है इसमें। और अगर अपन बात करें एमएससी इन मैथ्स की, तो मैथ्स की में जो सीट है वो है 143, 143 सीट है, 143 सीट है, और इसका जो कोर्स का कोड है वो 495 कोर्स कोड है इसका। अब इन सीटों की क्या खासियत है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें, वो भी थोड़ा देख लें। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि 15% सीटें हैं वो एससी कैटेगरी के लिए, 7.5% सीटें हैं वो एसटी कैटेगरी के लिए हैं, और 27% सीटें हैं वो ओबीसी कैटेगरी के लिए हैं, और 10% सीटें 2019 के बाद से ये ईडब्ल्यूएस के लिए। ऐसा बीएचयू के जो पीटी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो एडमिशन से पहले आता है उसमें लिखा हुआ है। पर यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि ये बीएचयू की कुछ सीटें होती है जो पेड सीट है। अब उसका क्या सिस्टम है कि पेड सीट्स क्या होती हैं और कैसे इसमें एडमिशन मिलता है, कि आपके मार्क्स कम है तब भी मिल जाएगा क्या, कैसे होता है। तो इसके लिए उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि पेड सीट दिस देयर इज प्रोविजन फॉर सुपरनेमरी पेड सीट। और ये जो पेड सीट वाला सिस्टम है ये एमएससी मैथ्स इन कंप्यूटिंग वाले सिस्टम में नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा है कि सच प्रोविजन इज अवेलेबल फॉर, हाउएवर नो सच प्रोविजन इज अवेलेबल फॉर स्पेशल कोर्स। और हमने देखा था कि ये मैथ्स एंड कंप्यूटिंग वाला ये स्पेशल कोर्स में आता है, तो इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। और साथ में ये पेड सीट नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट, यानी कि 143 है, तो इसके 15% से ज़्यादा सीटों पे आप पेड सीट में एडमिशन नहीं ले सकते। और इसके लिए उन्होंने साफ साफ लिखा है कि द desirous candidate are advised to keep constant touch with the faculty department, knowing the detailed position regarding the process of admission under paid seat in concerned course, because in some of course separate notice are put on notice board for paid seat instead of sending। मतलब आपको मेल नहीं भेजा जाएगा, आप जिस भी डिपार्टमेंट में या जिसमें भी एडमिशन ले रहे हैं तो आप उसकी वेबसाइट या नोटिस रेगुलरली चेक करते रहें, कब क्या एडमिशन आ जाए, कितनी सीटों पे होगा, ये अभी नहीं पता। इन्होंने साफ साफ लिखा कि ये एडमिशन के टाइम पे होगा, डिटेल विल बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन फ्रॉम द कंसर्ट फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट। पहले इन्होंने कुछ नहीं बता रखा कितनी सीटें, पर इतना साफ लिख रखा कि मैक्सिमम है ना वो 15% सीट हो सकती है, इससे ज़्यादा सीटों पर पेड सीट में एडमिशन नहीं होगा। इसके लिए क्या होता है, आपको 30 से 40 हज़ार रुपये आपको अलग से फीस पे करनी होती है पर सेमेस्टर होगी फीस। इसके अलावा जो भी बीएचयू की जो एनुअल फीस होती है, जो स्टूडेंट जिनका विदाउट पेड सीट पे एडमिशन होता है वो आपको देने पड़ेंगे, वो जो सही 3500 के अराउंड है, तो वो प्लस 30-40 हज़ार रुपये आपको देने। तो ये इसकी पेड सीट की कहानी है। इसमें आपको पता लगे कि 143 सीटें, इसमें से 15% अगर आप हटा भी दें, सपोज दैट 150-15 तो 22-23 सीटें हटा दें, तो कहने का मतलब ये कि 120 के अराउंड सीट हैं वो आपके लिए बचती हैं। उसमें से 15% एससी की हैं, 7.5% एसटी की हैं, और 27% ओबीसी की, 10% ईडब्ल्यूएस, यानी कि 12 सीटें वह ईडब्ल्यूएस की हैं। और ऐसा ही मैथ्स इन कंप्यूटिंग में यहाँ पे 49 सीट है। तो ये तो बात होगी टोटल नंबर ऑफ सीट्स की। अब आगे इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका सिलेबस। बीएचयू की तैयारी करने में सबसे जो प्रॉब्लम वाली बात आती है वो आती है इसके सिलेबस की, क्योंकि इसका सिलेबस है वो वेबसाइट पे मेंशन नहीं है, कहीं पे भी इसकी वेबसाइट पे नहीं लिखा हुआ कि इसका सिलेबस क्या है। और सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, यानी बड़ा सिलेबस है, थोड़ा लार्ज सिलेबस इसको अपन बोल सकते हैं। पर आप ये सिलेबस देखने के बाद घबराएं नहीं, ये सिलेबस को देखें डिटेल में, और उसके बाद अपन देखेंगे इसकी तैयारी कैसे करें। तो अपन जानेंगे कि क्या पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है, क्या पूरा सिलेबस को कवर करें या बिना कवर करे भी अपना नंबर आ सकता है क्या। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिलेबस में जैसे देखें तो सबसे पहले इस सिलेबस को 17-18 यूनिट में डिवाइड करेगा। इसमें एल्जेब्रा, जैसे एल्जेब्रा में अपन जानते हैं कि लीनियर एल्जेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, और इसमें जैसे अपन उसको मॉडर्न एल्जेब्रा भी बोल देते हैं। जैसे कि आगे वाला जो पार्ट होता है रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, यूएफडी, पीआईडी, ये सब,
वो मॉडर्न अलजेब्रा का पार्ट है। लीनियर अलजेब्रा में इसमें पूरा मैं डिटेल में नहीं बता रहा यहाँ पे, मतलब मोटा मोटी मैंने यूनिट्स के हिसाब से लिखा है। जैसे लीनियर अलजेब्रा अपन बात करें तो मैट्रिक्स का भी आ जाता है, मैट्रिक्स भी उसमें इंक्लूड है। और यहाँ पे वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, थ्योरम्स जो केली हैमिल्टन थ्योरम, ये सब थ्योरम्स हैं। और ऐसे इसमें भी ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, नंबर ऑफ जनरेटर, ये सब आइसोमॉर्फिज्म, ये सारा का सारा जो पार्ट है ये लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में और मॉडर्न जैसे अपन रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी की बात करें, वो सारा का सारा अलजेब्रा में इंक्लूड हो गया, एक यूनिट अगर इसको अपन बोलें तो। और कैलकुलस की बात करें तो इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या होता है, जैसे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमम मिनिमम वन वेरिएबल फंक्शन के लिए मैक्लैरेन सीरीज है, टेलर सीरीज है, ये सब इसमें आगे डिफरेंशियल। और इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो अपन इसमें देख सकते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस में कौन सा पार्ट अपन को पढ़ना है। तो इंटीग्रल कैलकुलस में आता है डबल इंटीग्रेशन आ जाता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, सरफेस का कैसे निकालते हैं, ये सब पार्ट आ जाता है किसमें, इंटीग्रल में आ जाता है। और अब इसके बाद अपन बात करेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक एंड डायनेमिक्स का जो सिलेबस है उसमें अपन स्टैटिक्स में देखें तो एनालिटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कोप्लानर फोर्सेज क्या हो जाती है, इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स हो सकता है, वर्चुअल वर्क, ये सब किसमें आएगा, ये सब का सब पार्ट आएगा स्टैटिक्स में। और डायनेमिक्स की अगर बात करें तो डायनेमिक्स में जैसे रोटेशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन आ जाता है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, पोलर एंड इंट्रिंसिक इक्वेशन आ जाती है, ऑर्बिट है, केपलर लॉ है, मोशन रूल है, ये सब इसमें बात करेंगे अपन डायनेमिक्स के। अब आता है अपन ना मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। अब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में क्या होता है कि इसमें जैसे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की लिमिट कंटिन्यूटी की बात हो जाती है, डिफरेंशिएबिलिटी हो जाती है, उनका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, वो सब इसमें बात करते हैं अपन। मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन के जैसे डबल इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो इसमें भी कर सकते हैं, और मल्टी वेरिएबल में आ जाता है, बीटा गामा फंक्शन है वो भी इसमें आ जाता है। और अब बात करते हैं अपन वेक्टर कैलकुलस की। तो वेक्टर कैलकुलस में तो आपको पता ही है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, और जो तीन जो फेमस थ्योरम है, स्टोक थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है और ग्रीन थ्योरम, इन पे बेस्ड क्वेश्चन तो 100% आता ही है, तो इसको भी ध्यान रखना है अपने को। ओडीपीडी की बात करें तो ओडी में आपको पता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ओडी का पार्ट है। और पीडी में यही जनरल पीडी है, आरपी मेथड है, लास्ट में हीट है, इक्वेशन है, वेव की। तो इन सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, पूरा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना वो अपन बात करेंगे। अब आगे अपन इसकी बात करें जैसे टेंसर और ज्योमेट्री। तो टेंसर में कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट आता है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, सिमेट्री एंड स्क्यू, इसकी बात कर लेते हैं। और ज्योमेट्री की बात करें तो जैसे अपन पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कॉनिक, कोन, सिलेंडर, पैराबोला, सेंट्रल, ये सब पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में का पार्ट इसमें आ जाता है। और मैथमेटिकल मेथड्स में, अब मैथमेटिकल मेथड्स में बात करें तो अपन यहाँ पे बात करते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, फूरियर सीरीज की, एन बी एन के जो कोफिशिएंट होते हैं वो कैसे निकालते हैं, ये सब आता है अपने मैथमेटिकल मेथड्स में। और बात करते हैं कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। अब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में क्या आता है कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में जैसे बात करते हैं फंक्शनल रिडक्शन ऑफ ऑयल, इसमें एक आप अगर इसको अगर स्किप भी कर दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन इसके देखने को नहीं मिलते हैं बीएचयू के एग्जाम में, इसको आप भी कर सकते हैं। इस वजह से कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में अपन बात करते हैं फंक्शनल की, और फंक्शनल के अलावा जैसे ऑयलर इक्वेशन होता है एक, उस पर बेस्ड अपना सारा काम चल जाएगा। और मेट्रिक स्पेस, ये जो मेट्रिक स्पेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेट्रिक स्पेस में क्या होता है, सबसे पहले अपन मेट्रिक कैसे डिफाइन करते हैं। मेट्रिक स्पेस में मेट्रिक का इंपॉर्टेंट रोल है। फिर आती है पॉइंट सेट टोपोलॉजी, जो कि ऐसे बोल सकते हैं कि आप किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए उनके पास एक की का काम करती है। पॉइंट सेट टोपोलॉजी जैसे उसमें अपन लिमिट पॉइंट, नेबरहुड, इंटीरियर, एक्सटीरियर, क्लोज सेट, ओपन सेट, ये सब की बात करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है मेट्रिक स्पेस। और जो सबसे जैसे ऐसा बोल सकते हैं कि आन बान शान है वो है रियल एनालिसिस। तो इसको थोड़ा अलग कलर में भी दर्शाया। रियल एनालिसिस क्या है, अगर रियल एनालिसिस आपने ढंग से पढ़ा है तो आपका काम श्योर है। 20 के अराउंड क्वेश्चन इसमें आपको पूछ जाते हैं। 120 में से 20 क्वेश्चन अकेले रियल एनालिसिस मेट्रिक स्पेस को अगर आप शामिल करें तो उसे पूछ जाते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज आ जाता है रियल एनालिसिस में। अपन बात करें मोनोटोनिक फंक्शन आते हैं, फंडामेंटल थ्योरम आ जाती है, कैलकुलस आ जाता है, इसमें मीन वैल्यू थ्योरम आ जाती है, कंपैरिजन टेस्ट आ जाते हैं, डिस्क्रीट टेस्ट, ये सब आ जाते हैं। इसमें सारे के सारे अल्टरनेटिंग सीरीज के, सीक्वेंस के, रेशियो टेस्ट कैसे निकालते हैं। तो ये सारा का सारा पार्ट जो रियल एनालिसिस वाला पार्ट है, इसके क्वेश्चन खूब मिल जाता है आपको। सीक्वेंस एंड सीरीज के भी खूब मिल जाएंगे, मैट्रिक स्पेस के क्वेश्चन भी खूब मिल जाएंगे। तो ऐसा वाला पार्ट है, जैसे अपन देखेंगे कैसे प्रिपरेशन करें, तो उसमें जो मैट्रिक स्पेस वाला और जो रियल एनालिसिस वाला पार्ट है, इसको आपको मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत करने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसके बाद बात करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जैसे एनालिटिसिटी आ जाता है, हार्मोनिक फंक्शन आता है, कॉन्जुगेटी है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट और सिंगुलैरिटी वाला पार्ट है। तो ये सब जिसकी मैपिंग थ्योरम बोल सकते हैं जैसे, और जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, कन्फर्मर मैपिंग आ जाती है। तो एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री की। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री में क्या होता है, थ्योरी ऑफ स्पेस कर्व आता है, प्लेनर कर्व, शेरफेल्ड फेर्नाट फॉर्मूले, और जो रोड्रिक फॉर्मूले हैं, कॉन्जुगेट एंड एसिम्प्टोटिक लाइन है, डेवलपर्स और एसोसिएटेड। इसका मतलब डिफरेंशियल ज्योमेट्री का सिलेबस भी है, पर वैसे तो ये एमएससी का टॉपिक है, तो आप चाहें तो इसको वैसे भी आप स्किप कर सकते हैं, कि आप इसको ना भी पढ़ के जाएंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं।
और न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसको स्किप नहीं कर सकते, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस में तो ज़्यादा नहीं है मामला, न्यूमेरिकल एनालिसिस कितना कोई ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है, ये तो बड़ा इजी सा ही बोल सकते हैं, जिसको अपन न्यूमेरिकल में अलजेब्रा की इक्वेशन आ जाती है, इंटरपोलेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन आ जाता है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आ जाता है, और इसके 3-4 फॉर्मूले, तो वो इस पर काम कर सकते हैं। और जो फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ऑर्डर मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल को न्यूमेरिकल एनालिसिस के मेथड से, वो आ जाती है। और मैकेनिक्स, अब मैकेनिक्स में क्या होता है, जैसे एनालिटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और जैसे आपको एक्सिस सिमेट्री, ये सब पढ़ते हैं। और इसमें जो आप मोशन आता है ना, मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। डायनेमिक्स में जैसे डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, केपलर के रूल, वो तो सर इसमें आ गए अपने। और जैसे एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोशन इन 2 डायमेंशन, ये सब किस में पढ़ा जाता है, मैकेनिक्स में। अब बात करते हैं अपन ऑपरेशन रिसर्च की। ऑपरेशन रिसर्च बोलने का मतलब एलपीपी से, यहाँ पे एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग सिंप्लेक्स मेथड वाले क्वेश्चन है, कॉन्वेक्सिटी है, कॉन्केविटी है, और ये सब आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल ऑप्टिमिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो ये किस में आ जाता है, ये आ जाता है अपने ऑपरेशन रिसर्च में। इसके बाद बचता है नंबर थ्योरी। तो नंबर थ्योरी का क्वेश्चन बहुत ही ईजी मिलेगा आपको। जैसे ऑयलर फाई फंक्शन आता है एक, तो ऑयलर फी फंक्शन है, वो आपको ध्यान होना चाहिए ऑयलर फी फंक्शन पे कैसे काम करते हैं। और जैसे रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, और इसमें बात करते हैं तो प्राइम एंड फैक्टराइजेशन डोमेन आ जाता है, डिवीजन एल्गोरिथम और कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो होता है, उस पर बात कर लेते हैं। और इसकी कुछ ऑयलर थ्योरम होती हैं, वो भी आने आपको पता, मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूले हो जाते हैं, और कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो हो जाता है। तो ये कुछ नंबर थ्योरी का पार्ट था। तो ये तो इसकी बात होगी थोड़ी सिलेबस की। सिलेबस आपने देखा कि थोड़ा बड़ा ही सिलेबस है इसकी। जैसे यूनिट्स की बात करें तो वो टोटल, जैसे आपने यहाँ पे 17 यूनिट्स में डिवाइड करा, पर ये 17 ना बोल के इसको अपन 20 भी बोल सकते हैं। स्टैटिक एंड डायनेमिक्स पढ़ा है, इंटीग्रल एंड कैलकुलस को अपन अलग अलग करा है, लीनियर अलजेब्रा इसको एक साथ कंबाइंड देख लिया। तो सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है। इसको देखेंगे अपन कि आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि कैसे इसके सिलेबस को अपन कवर कर सकते हैं, बिना पूरा पढ़े अपना नंबर आ सकता है। तो अब बात करते हैं कि जब 360 नंबर का, इसकी कट ऑफ का क्या आइडिया रहता है, कट ऑफ का क्या सिनारियो है। 360 नंबर का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट मिलते हैं। तो अपन कितने क्वेश्चन सही करें या कितने मार्क्स लाएंगे, अपना नंबर यहाँ पे एमएससी में मैथ्स में अपन को एडमिशन मिल जाए। तो आप एक जनरल आइडिया पीछे की कट ऑफ का ऐसे कंक्लूजन निकाला जाए, अगर आपके 120 से लेके 130 नंबर हैं और आप अगर जनरल और ओबीसी कैटेगरी में है, तो आपके एडमिशन होने के पूरे पूरे चांसेस। जैसे अगर इससे अबव हैं, ज़्यादा नंबर आपके 120 130 के से ज़्यादा नंबर है, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से, तो आपका एडमिशन हो सकता है इजीली। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लगभग 180 से 200 के बीच में है, उसकी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट से 5 के बीच में आ जाती है 360 में से। यानी अब 360 में से 180 नंबर तो 50% हो गया। अगर जिसके मोर देन 50% आ जाती है तो उसकी 100% है कि फर्स्ट रैंक। अब देख लो, आप पूरा सिलेबस है उसमें अगर आप 50% भी कर देते हो तो आपकी फर्स्ट रैंक आ जाती है। और यही अगर आप SC ST कैटेगरी में आ जाए तो आपके 90 प्लस अगर मार्क्स हैं, आउट ऑफ 360 90 प्लस अगर आपके मान दो कि 25% होता है, अगर आपके 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं 360 में से, तो आप एडमिशन वहाँ पे लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब 90 प्लस मार्क्स के लिए आपको ओनली 20 प्लस क्वेश्चन तो रियल एनालिसिस आ जाते हैं, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो अगर आप रियल एनालिसिस भी पढ़ के जाते हैं तो 60 नंबर तो आपके वही हो जाते हैं। पर जरूरी नहीं मानते अपन सारे क्वेश्चन सही हो। तो अगर मतलब आप मोटा मोटा पढ़ के जाते हैं अगर SC ST कैटेगरी से, अगर आपको सिर्फ नंबर ही लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, रियल एनालिसिस पढ़ सकते हैं, आप ODPD पढ़ सकते हैं, पूरा सिलेबस ना पढ़ के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ लो, ODPD पढ़ लो, थोड़ा बहुत ग्रुप थ्योरी, रीजनल अलजेब्रा मोटा मोटा देख लो। जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो आप देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो क्या होगी, कट ऑफ का आइडिया। लगभग जनरल कट, ये ऐसे नहीं कि 120 आ जाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, 120 30 से प्लस नंबर आपके हैं, फिर आपको कोई ना कहीं एडमिशन मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। आपको पेड सीट मिल जाती है, सीट मिल जाती है, पर आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको 130 प्लस मार्क्स आ रहे हैं इसमें। और ऐसा ही अगर आप 90 प्लस मार्क्स ला रहे हैं SC ST कैटेगरी में, तो अब यहाँ से एक आइडिया मिल रहा है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब कैसे तैयारी करें इसकी, मतलब अपन इसको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें कि अपना नंबर आ जाए। इतना थोड़ा कम टाइम, तो कम नहीं बोल सकते, टाइम तो अभी सफिशिएंट टाइम, अभी भी आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके सिलेबस की एक खास बात ये है कि इसका जो सिलेबस है वो BSc का जो सिलेबस है, BHU में जो पढ़ाया जाता है BSc में, वही सिलेबस है। ऐसा ही सेम सिनारियो DU के साथ होता है। वहाँ का भी जो इंट्रेंस का सिलेबस होता है या जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ का जो BSc होता है उसी से पूछते हैं। अपन क्या करते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, जो दूसरी स्टेट के होते हैं, वो जाते हैं तो उन्होंने BSc में उतना कुछ पढ़ा नहीं होता है, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आप क्या करें, पुराने पेपर उठाएं। सबसे पहले पुराने पेपर देखें, उस पेपर में और अभी जो अपन ने सिलेबस देखा, इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि आपको कौन सी चीज़ें आती हैं, उसको लिख लें। जैसे मान लो रियल एनालिसिस है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। अगर ये आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आपको उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको उसको ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा रियल एनालिसिस को। ऐसे ही आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसके क्वेश्चन है वो हार्ड नहीं आते। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को आप एक बार लास्ट में पढ़े। क्यों, सिर्फ और सिर्फ ये BHU में और ये CUCT के सिलेबस में है, DU के सिलेबस में
और जेएनयू के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं है सिलेबस में। तो आप अगर इन 2 एग्जाम में देना चाहते हैं बीएचयू और सीयूसीटी तो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ें, वरना इसको एक बार आप साइड में रखें, थोड़ा सा इसको टाइम कम दें या थोड़ा सा एक बार लास्ट में इसको कवर कर लें। ओडीपीडी का पार्ट है वो सब जगह है, ओडीपीडी का पार्ट सब जगह है, तो आप इसको पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए रेल एनालिसिस हो जाएगा, ओडीपीडी है। मैट्रिक स्पेस को आप बिल्कुल ना छोड़ें, मैट्रिक स्पेस आपको डीयू में भी अच्छे मार्क्स दिलाएगा, हर एग्जाम में आपको मैट्रिक स्पेस अच्छे मार्क्स दिलाएगा, भले बीएचयू का हो जेएनयू का हो, तो वो देखें। तो सबसे पहले आप पेपर का एनालिसिस करें, 5 साल के पुराने पेपर देखें एक बार। 5 साल के पुराने पेपर जैसे आप देखते हैं तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको कौन सा पार्ट तो आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन कि कौन सी बुक पढ़े, बुक कौन सी पढ़े इसके लिए, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बीएससी में जो बुक्स आपने पढ़ी हैं वो बुक्स लें और प्रीवियस ईयर पेपर लें, प्रीवियस ईयर पेपर, और आपका जो बीएससी का बुक है उससे आपका काम इजीली हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं जो हार्ड हो, जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा हो। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल पड़े हैं, हरिकृष्णा सर है उन्होंने डाल रखे हैं, मैंने डाल रखे हैं, वो डाल देंगे। तो ऐसा है कि तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और बीएससी की जो बुक है उसको फॉलो करें और प्रीवियस ईयर पेपर देखें। अब सिलेबस में कुछ कौन सा पार्ट है तो आप स्किप कर सकते हैं कि लास्ट में अगर आप सोचें कि अगर आप उसको ना पढ़ें तो अभी काम, जैसे मैकेनिक्स वाला पार्ट है इसको आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, पर इसके अलावा आपको जो बाकी जो पार्ट, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे वेक्टर कैलकुलस को आप छोड़ के नहीं जा सकते, इसमें वेक्टर कैलकुलस में कुछ है ही नहीं। 3 तो वो थ्योरम्स हो गई, और एक डाइवर्जेंस कौन सा रोटेशनल वेक्टर होता है, कब वो डाइवर्जेंस 0 होता है, कब कर्ल 0 होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये तो ऐसे ऐसे टॉपिक है, इसको आपको 100% करना। जैसे टेंसर एंड ज्योमेट्री है, इसको आप छोड़ना ही तो छोड़ सकते हैं, मैथमेटिकल मेथड से इसको नहीं छोड़ सकते। इसमें आपको एन और बीएन के फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल साइन एक्स कोसेक्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और कैलकुलस और वेरिएशन को इसको भी छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैट्रिक स्पेस तो सबसे इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। कैलकुलस में भी पढ़ना पड़ेगा आपको, लीनियर अलजेब्रा ये थोड़ा देखें, और उसके बाद डिफरेंशियल ज्योमेट्री है तो इसको भी आप थोड़ा छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। मैकेनिक्स का कुछ पार्ट जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या होते हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स होते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा, 2-3 पेज के, उसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि किसी बॉल होता है या डिस्क होती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट कितना होता है, उसकी जो बाउंड्री होती है उसके अराउंड कितना होता है, ऐसे ट्राइंगल का, ऐसे सर्कल का, इस प्रकार से होते हैं। तो वो आप नोट्स हैं 20 एक लाइन के होंगे या 5-7 पेज हैं, तो वो पढ़ के चले जाओ, तो उसको आपको डेफिनेटली उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ऑपरेशन रिसर्च में आप एलपीपी के जो कैसे डुअल को एलपीपी में चेंज करते हैं, एलपीपी को डुअल में कैसे चेंज करते हैं, तो वो देख लें। और नंबर थ्योरी का क्वेश्चन तो ऑयलर 5 फंक्शन, ऑयलर थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, 2-3 और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये 3-4 थ्योरम है, इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। तो इसके सिलेबस को देखकर कि बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे करेंगे, स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, तो वो कोई इतने हवा वाली बात नहीं है, ये इजीली कवर हो सकता है। आप बस शांति से बैठें, सबसे पहले अपने बीएससी के बुक्स में देखें, पुराने पेपर देखें, और उसमें नोटिस करें कि आपको कौन सी चीज़ आ रही है, आपको जो जो चीज़ें आ रही हैं उसके क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखें तो आपको आइडिया लगेगा। अब आप ऐसे ही पढ़ने लग जाएंगे देखने, तो बिना किसी सिस्टमेटिक वे के आप तैयारी नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि इस सिलेबस में आपको ये टॉपिक तो आ रहे हैं, और आपने एक पेपर लिया था, भले 2016 का लो, 17 का लो, 18 का लो, कोई भी एक पेपर लिया आपने कि आप 120 में से 30 क्वेश्चन नहीं कर पाए सिर्फ, तो कोई दिक्कत नहीं है 30 कर पाए, तो वो 30 आप कर पा रहे तो आप उस 30 के जो भी सब्जेक्ट आपने 30 करे, वो 30 के आप सभी ईयर के सोल्व कर लो, तो आपको ऐसे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ ये 30 तो आपके कन्फर्म हो गए। उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लो, उसकी थ्योरी देख लो। अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट की थ्योरी की क्लासों की आपको जरूरत है तो आप वो कमेंट बॉक्स में बताएं, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी थ्योरी की क्लास भी चला दी जाएगी। तो आई होप आपको एक थोड़ा ब्रीफ आइडिया मिला होगा कि कैसे बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया जाए, और उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, सिलेबस उसका क्या है, और वहाँ पे कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए कि आप एडमिशन ले सकते हो, क्या कट ऑफ का सिनेरियो रहता है, और वहाँ पे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो से मिली होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।